हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आप सभी का जर्नल स्टडीज की जो प्रैक्टिस क्लास है इसमें। ठीक है, जर्नल स्टडीज आपको पता है कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम जो है वो 2025 में होना तय हुआ है, जिसकी कम से कम 39,481 टोटल पोस्ट मानी गई है। तो जर्नल स्टडीज उसमें एक बेसिक सब्जेक्ट है जो कि आना ही आना है। ठीक है, इंक्लूड करता है काफी सारे सब्जेक्ट्स को, जिसमें साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट आपके इसी में आ जाते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आपको पूरा कोर्स पढ़ना है तो कम्प्लीटली फ्री बैच आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? क्लियर? घोड़ा, कमल, हाथी या पीपल। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर मैं किसकी बात करूं, घोड़ा, कमल, हाथी या पीपल, तो ये अलग अलग इनके चिन्ह दिए गए थे। ठीक, जैसे जन्म है हुआ उनका, तो जन्म का उनका चिन्ह दे दिया कमल। ठीक है, उनको गृह त्याग हुआ, उन्होंने जब अपना गृह त्याग किया तो उसका चिन्ह दे दिया घोड़ा, तो गृह त्याग का चिन्ह क्या हो गया? घोड़ा। जब उनको गर्भ अवस्था में थे तो उनको चिन्ह दे दिया हाथी। ठीक है, और उनके मृत्यु का चिन्ह था पद चिन्ह, पैरों का निशान। ठीक है, वो उनके मृत्यु का चिन्ह हो गया। तो उनके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह जो था वो पीपल रहा। ठीक, क्या रहा? पीपल। क्लियर है इतनी चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज द फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू। ठीक है, हमें एक फॉर्मूला ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो फोर्स होती है, फोर्स आप समझते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए जितनी एनर्जी हम लगाते हैं दैट इज द फोर्स। ठीक है, वो क्या होती है? फोर्स होती है। ठीक, अब उस फोर्स को जो हम कन्वर्ट करते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू स्पीड या मास इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे और इसका आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए बताएंगे इसका, अपने पास आंसर आप लिख के रखेंगे। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन होता है m इंटू एम में, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला, जिसमें m का मतलब होता है मास और a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, ऐसे ही स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी में आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो स्पीड का हमारा, वेलोसिटी का हमारा हो जाता है, वेलोसिटी का आ जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, क्लियर है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेव मोशन का उदाहरण नहीं है। ठीक, दीवार घड़ी, पार्क में झूला, सिलाई मशीन की सुई, समान गति में चलती हुई बाइक वेव मोशन का उदाहरण नहीं है। कौन सा है जो वेव मोशन को शो नहीं करता है? ठीक है, चलिए, तो वेव मोशन देखो होता क्या है। वेव मोशन का मतलब ही ये होता है कि जब आपकी कोई चीज जिगजैग वे में आ रही हो, इस तरह से कोई मोशन हो रहा है, इस तरह से एसिलेशन मोशन हो रहा है, ऑसिलेशन मोशन हो रहा है, तो वो सब वेव मोशन में आते हैं। स्ट्रेट मोशन जो है वो कभी भी वेव मोशन में नहीं आता है। तो ये कह रहे हैं जिसका उदाहरण नहीं है वेव मोशन का। दीवार घड़ी वो इस तरह से चलती है, पार्क में झूला ऑसिलेशन ऑसिलेशन मोशन दिखाता है। ठीक है,
समान गति में चलती हुई बाइक, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर वो सीधी जा रही है तो वो स्ट्रेट मोशन में आएगा, वेव मोशन में नहीं आएगा। क्लियर है बात? चलिए, कहते हैं चरक संहिता के लेखक कौन है। ठीक, और मुझे थोड़ा ये भी उम्मीद है आप लोगों से कि आपने, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप लेखक के और बुक के नाम जो है वो लिख लेंगे, तो आपने वो लिख लिए होंगे। तो ये कहते हैं चरक संहिता के लेखक कौन है, नागार्जुन, नागसेन, चरक या श्रीगुप्त। ठीक है, नागार्जुन, चरक। चरक संहिता एक मेडिकल लाइन में लिखी गई एक किताब है। ठीक है, जो किसने लिखी थी, वो चरक ने लिखी थी। किसने लिखी थी? चरक ने। ये कनिष्क के दरबारी थे, राजा कनिष्क के दरबारी। ठीक है, उनके दरबारी थे। ठीक है, चरक संहिता के लेखक कौन हो गए? चरक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? ठीक है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त या नेपोलियन। ठीक है, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाएगा? ठीक है, ये किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। ठीक, चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। इन्होंने क्या किया था? राजा रानी का सिक्का चलाया था। ये बहुत फेमस रहे थे अपने टाइम पे। राजा रानी का सिक्का चलाया था। इनकी पत्नी कौन थी? कुमार देवी। और इनके पुत्र का क्या नाम था? समुद्रगुप्त। इनके पुत्र को ही क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को ही, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे को। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सिक्के पर वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है? ठीक, सिक्के पर वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है? कौन सा शासक? यानी कि सीधी सी बात है कि ये कहीं ना कहीं म्यूजिक से रिलेटेड ये रहे होंगे। ठीक है, तो सिक्के पर वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया? तो वो नागसेन, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या नागार्जुन, किसको दिखाया गया था? ठीक, वो दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। ठीक है, अब देखो समुद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, जिनके नाम मैं आपको बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। कालिदास, वराहमिहिर, शंकु जो कि एक वास्तुकार थे, शणपक, ठीक है, शपणक जो कि कौन थे? एक ज्योतिष थे, अमर सिंह, ये अमरकोश थे, घटकर्कश मुख्य सलाहकार रहे, धनवंतरी एक चिकित्सक रहे, वररुचि बेताल भट्ट, बेताल भट्ट एक जादूगर रहे थे। ठीक है, तो ये इनके 9 रत्न माने जाते हैं, किसके? समुद्रगुप्त के। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। व्हाइट लाइट के प्रिज्म से गुजरने पर कितने रंग दिखाई पड़ते हैं? व्हाइट लाइट के प्रिज्म से गुजरने पर, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी एक व्हाइट लाइट प्रिज्म को क्रॉस करेगी तो वो डिस्पर्स करेगी भाई 7 कलर्स में। ठीक है, कितने कलर्स में डिस्पर्स करती है? 7 कलर्स में डिस्पर्स करती है। आंसर पता चल गया, कितने रंग दिखाई देंगे? 7। और वो 7 कलर आप नीचे से लिख दीजिए विद की ओर। ये 7 कलर है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, सॉरी येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, ये हमारे 7 कलर हो जाते हैं। जो एक बैंड ऑफ लाइट क्या पड़ता है आपका? अब बैंड ऑफ लाइट या कलर्स लाइट का बैंड होता है, जिसको हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो क्या है इसका सही आंसर? 7। तो अ बैंड ऑफ 7 कलर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। और ये जो 7 कलर का बैंड है, ये कब नजर आता है? जब प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट को क्रॉस ऑफ किया कराया जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत भाग 15, भाग 15 किससे संबंधित है? ठीक है, यानी कि जो हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अलग अलग हमारे आर्टिकल के भाग बनाए गए, तो वो कहते हैं भाग 15 किससे संबंधित है। ठीक है, निर्वाचन, विशेष उपबंध, राजभाषा या आपातकालीन प्रबंधन। ठीक, तो भाग 15 हमारा किससे है, वो निर्वाचन से है। ठीक है, भाग 15 किससे संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। बाकी की अगर मैं बात करूं विशेष उपबंध, ये भाग 16 में है। ठीक है, राजभाषा भाग 17 में है, आपातकालीन प्रबंधन ये भाग 18 में है। ठीक है, तो निर्वाचन, विशेष उपबंध, राजभाषा, आपातकालीन प्रबंधन 15, 16, 17, 18 ये इनके भाग हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई थी वो किस मॉडल पर आधारित थी। हरोड, डोमार मॉडल, नेहरू मॉडल, सैंडी मॉडल या डीपी ढार मॉडल। ठीक है, ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 से 56 तक चली थी। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चली थी और ये हेरोड डोमार मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका संतुलित, उसका बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो। ठीक है, ये उसका प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, किस पर चली थी, हेरोड डोमार मॉडल पर ये चली थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ज्वालामुखी आप सभी जानते हैं, वोल्केनोस, यानी कि जिनमें कुछ इस तरह के पहाड़ होते हैं जहाँ पे जो पत्थर हैं वो मेल्ट होते हैं और एक हाई प्रेशर के साथ बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये होते हैं ज्वालामुखी। ठीक, लावा निकलता है और वो काफी दूर तक फिर क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी होते हैं। कहते हैं बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ठीक, अंडमान निकोबार, कीनिया, लक्षद्वीप या फिर दादर नागर। ठीक, तो ये जो बैरन द्वीप ज्वालामुखी है ये कहाँ है, ये अंडमान व निकोबार में आपका स्थित है। ठीक, और अलग अलग हमारे वो आ जाते हैं, ज्वालामुखी के नाम आ जाते हैं, पूछ लेते हैं कभी कभी कि भाई ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो ये हम डिस्कस करेंगे। एक ज्वालामुखी का नाम है एकांक गुआ। क्या नाम है, एकांक गुआ। एकांक गुआ कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक, कहाँ है ये, दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, एकांक गुआ हो गया दक्षिण अमेरिका। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा नारकोंडम द्वीप। क्या आ गया, नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप जो है ये हमारा अंडमान निकोबार में है। कहाँ है, अंडमान निकोबार में। एक आ जाता है मेरू। ठीक है, मेरू है कीनिया में, मेरू कहाँ है, कीनिया में। ठीक, एक आ जाता है टेम्बोरा। क्या आ गया, टेम्बोरा। नाम याद रखेंगे, पूछ लेते हैं भैया, कुछ भी पूछ सकते हैं। टेम्बोरा, टेम्बोरा है हमारा कहाँ पे, इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया। ठीक, एक आ जाता है सेंगे, जो आपका कहाँ पे है, इक्वेडोर में है। सेंगे कहाँ पे है, इक्वेडोर में। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है। ठीक, मनुष्य के शरीर में अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है, अमाशय में, यकृत में, बड़ी आंत में या छोटी आंत में। ठीक, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, ये कोई ज्यादा इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। बेसिक साइंस जैसी आपने पढ़नी स्टार्ट की होगी तो उसी में ही आपको पहला चैप्टर ही आपको न्यूट्रिशन और डाइजेशन मिलता है। ठीक है, तो इसे मैं चाहूंगी कि ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है बात। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का सम्राट किसे कहा जाता है? साहित्य का सम्राट किसे कहा जाता है? ठीक है, साहित्य, साहित्य तो समझते हैं ना, साहित्य क्या होता है ना? तो आपने पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि साहित्य का सम्राट किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। ठीक, अपना आंसर टिक करके रखेंगे। ठीक, और फिर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो साहित्य का सम्राट किसे कहा जाता है? अशोक, नागसेन, हर्षवर्धन या फिर अकबर। ठीक है, सही आंसर है इसका हर्षवर्धन। साहित्य का सम्राट किसको कहा गया? हर्षवर्धन को कहा गया। देखो, हर्षवर्धन का जो जन्म हुआ था वो 590 एडी में हुआ। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम दुर्गावती। ठीक, ये गद्दी पर कब बैठे? 606 एडी में गद्दी पर बैठे थे। कब बैठे थे? 606 एडी में गद्दी पर बैठ गए थे। ठीक है जी, तो साहित्य का सम्राट किसको कहा गया? हर्षवर्धन को कहा गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीयू की पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक, सीयू की पुस्तक का लेखक कौन है? वेनसांग, आर्यभट्ट, विष्णु शर्मा या चाणक्य। ठीक, तो सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है? वेनसांग, आर्यभट्ट, विष्णु शर्मा या फिर चाणक्य। देखो, चाणक्य तो हो नहीं सकते क्योंकि चाणक्य ने तो क्या लिखी थी, तो राजनीति से रिलेटेड थे। आर्यभट्ट जो थे वो मैथ से रिलेटेड थे। ठीक है, तो सीयू की पुस्तक के लेखक कौन थे? इसमें क्या है कि इसमें लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। सीयू में क्या किया गया है? अपनी यात्रा का वर्णन किया गया है, और अपनी यात्रा का वर्णन किया गया है वेनसांग द्वारा। तो इनके लेखक भी कौन हुए? वेनसांग हुए। ठीक है, इस बुक में क्या है? उनकी पूरी यात्रा का वर्णन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एफसीआई का पूर्ण रूप क्या होगा? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेट ऑफ इंडिया, फूड क्लास ऑफ इंडिया या फ्रेश कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो सारे ही ऑप्शन अगर आप देखोगे तो एफसीआई की फुल फॉर्म है, लेकिन करेक्ट क्या है? ठीक है, करेक्ट है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे। भारत में जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, भारत में सबसे पहले जीएसटी कहाँ पे लागू हुई? ठीक, चलिए, भारत में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुई? दिल्ली, असम, बिहार, सिक्किम। तो सबसे पहले जीएसटी लागू होने वाला जो स्टेट रहा है वो है असम। कौन सा है? असम। ठीक है, ये तो पहला हो गया, फर्स्ट। सेकंड में कौन आता है? सेकंड में आ जाता है बिहार। ठीक है, और थर्ड में? ठीक, थर्ड में कौन आएगा ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या आ जाते हैं? जीएसटी में जनरल सर्विस टैक्स, इसको गुड्स सर्विस टैक्स इसको कहा जाता है। चार दर आती है, चार दर आ जाती है। ठीक है, एक 5% की, एक 12% की, एक 18% की, और एक आ जाती है 28% की। ठीक है, तो 5% टैक्स किस पर लगेगा? 12% टैक्स किस पर लगेगा? 18% टैक्स किस पर लगेगा? 28% टैक्स किस पर लगेगा? ठीक है, ये सारे के सारे टैक्स टैक्स जो दिए जाते हैं ये उस प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से दिए जाते हैं। जैसे निर्मला सीतारमन जी ने अभी क्या किया है? कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाई है ना? तो वो कहती है कि उसमें कैरेमलाइज्ड में क्या है? शुगर एडेड है। ठीक है, तो वो उस पे उन्होंने पॉपकॉर्न, कैरेमलाइज पॉपकॉर्न पे भी जीएसटी लगाई है। ठीक, तो वो उसी के अकॉर्डिंग वो अपना जीएसटी क्या करते रहते हैं? उसी को कैलकुलेट करती है, लगाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से जीएसटी का प्रकार कौन सा नहीं है? ठीक,
कौन सा जीएसटी का प्रकार नहीं है? जीएसटी केवल 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है सीजीएसटी, एक होती है एसजीएसटी और एक होती है आईजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल, ठीक। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं उसका प्रकार नहीं है, तो वो है एमजीएसटी, ठीक। कौन सा है वो? एमजीएसटी है। बाकी ये तीनों ही जीएसटी के प्रकार में आ जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? ठीक। पहले थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो था हो जाता था कि भाई नहीं वित्त मंत्री कौन है, या आजकल जो निर्मला सीतारमन जी ने अपने आप को खूब फेमस कर दिया है, ठीक है। तो बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, ये तो मुझे कोई डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। वित्त मंत्री जी द्वारा, जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं, दोनों जगह होते हैं, सेंटर में भी और स्टेट में भी, तो वित्त मंत्री द्वारा बजट को लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। रक्षा मंत्री, कानून मंत्री और गृह मंत्री के काम तो आपको पता ही होंगे, इन लोगों के क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। चलिए, अब बजट क्या है ना। बजट का मतलब क्या होता है कि बजट पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। एक सेंट्रल का होता है, एक स्टेट का होता है, तो वो अलग अलग ही होता है, ठीक। बजट कैसा है? एक फ्रांसीसी शब्द माना जाता है, फ्रेंच वर्ड है, ठीक। क्लियर है? चलिए, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसने करवाई? भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसने कराई? ठीक। सबसे पहली जनगणना किसने करवाई थी? मेयो, चर्चिल, रिपन या कैनिमा? किसने करवाई थी? सबसे पहली जो जनगणना है वो मेयो ने करवाई थी, परंतु ये सफल नहीं हो पाया, ठीक है। फिर रिपन ने करवाई। किसने करवाई? रिपन ने। कब करवाई? 1881 में करवाई, ठीक है। और इन्होंने ही क्या कहा कि जनगणना हर 10 वर्ष में एक बार की जानी चाहिए, ठीक। और सफल भी किसकी हुई थी? रिपन की हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत को का लिंग अनुपात कितना यानी कि कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, है ना, वो लिंग अनुपात आ जाता है। कितने हाँ, ये लिंग अनुपात में तो यही आएगा कि महिलाएं और पुरुष में, ठीक। तो भारत में लिंग अनुपात कितना है? 943, 1001, 1010 या फिर 900, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन और बताएंगे। लिंग अनुपात में हम ये बताते हैं कि भाई हमारे देश में लड़कियों की जो संख्या है वो कम है, फीमेल्स कम है या मेल कम है। कहीं कहीं पे फीमेल्स ज्यादा हो जाते हैं, मेल्स कम हो जाते हैं, कहीं कहीं पे मेल ज्यादा हो जाते हैं, फीमेल कम हो जाते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि भारत का लिंग अनुपात कितना है, ठीक है। तो भारत का जो लिंग अनुपात है जो माना जाता है वो हमारा 943, ठीक है, 943 माना जाता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ए ऑप्शन क्या है वो सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, आज के हमारे सेगमेंट में इतना ही, ठीक। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके साथ बने रहेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। यहाँ पर दोबारा से ये सारे क्वेश्चन को देख के और मेरे बताने से पहले आप अपने आंसर्स को यहाँ बता देंगे, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।